हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। क्या आप जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं, क्योंकि सेल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए या इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि हम इसके फंक्शन में, इसके स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव हो रहा है उसके बारे में अवेयर रह सकते हैं और उसे बहुत अच्छे से हैंडल करने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपनी नॉलेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट मैं पूरा कर सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो मिलने में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सेल। तो सेल में हम ऑलमोस्ट 6 पार्ट कर चुके हैं। हमारा पूरा सेल थ्योरी की डिस्कवरी, थ्योरी किसने दिया, सेल को डिस्कवर किसने किया और सेल के ऑर्गेनेल क्या है, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे कितने 6 वीडियोस कवर हो चुके हैं। आज हम पार्ट 7 के साथ आपके सामने हैं और इसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट और एक राइबोसोम्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सेल होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि वो क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो उसमें स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत सारे ऑर्गेनेल क्रिएट होते हैं, ऑर्गेनेल्स एसोसिएट रहते हैं। उन्हीं सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पर वन बाय वन ऑर्गन का स्पेशल काम होता है। सारे ऑर्गन जो होते हैं वो अपने स्पेशल काम के लिए आइडेंटिफाई होते हैं। तो हमने लास्ट में पढ़ा था किसके बारे में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है। और उससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था गोल्गी अपेरेंटिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और आज हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये जो प्लांट सेल में मतलब पाया जाने वाला ऑर्गेनेल है, ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। किसे मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। और इसी तरह हम दूसरे ऑर्गेनेल राइबोसोम्स को भी कंसीडर करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसकी डिस्कवरी और उसके फंक्शन और टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ये सारे के बारे में हम बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सेल ऑर्गेनेल कुछ क्या होते हैं, मतलब आपके अमेम्ब्रेनस होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस में आपके क्या आते हैं, 3 ही ऑर्गेनेल आते हैं। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है, आपका क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये इंक्लूड होता है प्लास्टिड में, ठीक है। जो 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो आपका ये और थर्ड वन होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब जो ये तीनों हैं, कौन कौन तीनों, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और आपका न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं आपके आपके नीमो ऑटोनिमेरस ऑर्गेनेल होते हैं। क्यों? इनके ये कि खुद सेल होती है, सेल टू सेल होती है। जैसे कि ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल, आपको ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल, ये क्या होता है आपका राइबोसोम्स होता है। ऐसे ही आपको सेल इन सेल ऑर्गेनेल पूछा जाए तो सेल इन सेल ऑर्गेनेल कौन से होते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किसने किया था, शिम्पल्स, ठीक है। किसने किया था? शिम्पल साइंटिस्ट ने किया था। इसे किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही आपका जो प्लांट्स होते हैं उनका फूड फॉर्मेट होता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल बोलेंगे। अब जो ये होता है, 2 तरह के होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में, ठीक है,
किसी भी आपके डाइमॉर्फिज्म होते हैं, किसी के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। अब डाइमॉर्फिज्म क्या होती है? डाइमॉर्फिज्म जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीफ ऑफ साइड आपका C4 प्लांट्स, या हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब वहां पर हम C1 प्लांट, C2 प्लांट, C3, C4 ऐसे प्लांट्स के टाइप्स हम वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आप ये सारा का सारा रिस्पिरेशन में आएगा, जब हम वहां पर रिस्पिरेशन की बात करेंगे तब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप ये जान लो कि जो डाइमॉर्फिज्म क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो किस में होता है? आपका C4 प्लांट में होता है। ये मीसोफिल और बंडल सीट, ठीक है, मीसोफिल और बंडल सीट में दो में पार्ट में फर्दर डिवाइड रहते हैं। मीसोफिल जो होता है वो ग्रेनुलर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमो प्लास्ट होता है, और बंडल सीट वाला जो होता है वो एग्रेनर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ समझ आया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका डाइमॉर्फिस और पॉलीमॉर्फिस होता है। डाइमॉर्फिस जो होता है वो मोस्टली C4 प्लांट्स में होता है, और उसमें भी दो मीसोफिल एंड आपका शीट आपका बंडल शीट, ठीक है। मीसोफिल में जो होगा वो आपके क्या होते हैं? ग्रेन्युलर होते हैं, और जो इसमें होते हैं अग्रेन्युलर। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये ग्रीन एल्गा में, जैसे कि हम एल्गा पढ़ेंगे जब, तो किसी में सी शेप होता है, रिबन शेप होता है, स्पाइरोगारा, क्लोरेला, ये सारा वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ वो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप हो जाता है, रिबन शेप, कप शेप, ठीक है, ऐसा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? आपका होता है एल्गा में, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि इसके साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किचन ऑफ सेल कहते हैं। और ये टू टाइप्स होते हैं आपके, डाइमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म जो होते हैं वो मोस्टली C4 प्लांट्स में होते हैं, और वो भी कहाँ पर होते हैं? मीसोफिल एंड बंडल शीट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपके एल्गा में, ग्रीन एल्गा में होते हैं। जैसे एग्जांपल है, क्लोरेला में सी शेप होता है, स्पाइरोगारा में रिबन शेप होता है। वो जो हम एल्गा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, या फिर हम 1 by 1 आपका एल्गा पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या होता है? डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। तो इसका बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर के इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इसी में क्या होता है? सर्कुलर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी फाउंड रहता है, और इसमें इस सिक्कों के समान स्ट्रक्चर होता है जो एक बंडल के फॉर्म में होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेनम जो होती है, ग्रेनम की एक यूनिट को क्या बोलते हैं? या फिर इसे हम जर्नल लेमिला भी बोलते हैं। अब ये जो ग्रेनम है उसकी यूनिट क्या होती है? थैलेक्वाइड होती है। क्या होती है? थैलेक्वाइड होती है। अब जो स्टेमा होता है, ये एक स्ट्रोमा दूसरे स्ट्रोमा से, किससे? स्टोमा लेमिला से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जर्नल लेमिला जो आपका शीट ऑफ, जैसे सिक्कों की सीट जैसी एक से पूरा बंडल होता है, इसे जर्नल लेमिला कहते हैं। ये लेमिला दूसरे लेमिला से किससे जुड़ी होती है? स्टोमा लेमिला से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, सॉरी डीएनए रहता है, और इसमें राइबोसोम्स भी होता है। कौन सा? 70S। कौन सा? 70S टाइप यहाँ पे राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और स्टोमा जो लेमिला होता है वो क्या होता है? एक क्वांटासोम। जो एक क्वांटासोम होता है वो आपके 230 क्लोरोप्लास्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये मतलब आपका जब ये आपका फोटो, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यूनिट, किस क्वांटासोम क्या है? फोटोसिंथेसिस यूनिट है। अब क्वांटासोम को डिस्कवर किसने किया था? तो क्वांटासोम को डिस्कवर किया था पार्क एंड पेविन ने। किसने किया था? पार्क एंड पेविन ने, ठीक है। पार्क एंड पेविन साइंटिस्ट ने किया था। और ये क्या होती है? आपका 23 क्लोरोप्लास्ट होता है, जो फर्दर डिवाइड रहता है 170 और 60। 170 जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट ए होता है, और क्लोरोप्लास्ट 2 में डिवाइड रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट ए आपका 170 होता है, और आपका जो 60 होता है वो क्लोरोप्लास्ट बी होता है, ठीक है। और ये किसमें होता है? इनका रेशियो क्या होता है? 3:1 का, क्योंकि 6 3 80, तो वो 3:1 का रेशियो रहता है, ठीक है। और अब आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रेना और स्टोमा, दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमा भरा हुआ मैट्रिक्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सब्सटेंस भरा था उसे हम मैट्रिक्स बोलते थे, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में जो सब्सटेंस भरा है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है।
अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा, पता है दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्रेना में मोस्टली लाइट रिएक्शन होती है, जबकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन और ग्रेन रिएक्शन। अब जो आपका डार्क और लाइट रिएक्शन होती है, ये क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये पार्ट है, क्या है ये आपका, ये आपका ये है इस ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर धसी भी रहती है ना, ऐसे शीट के ऊपर शीट रखते हैं, प्लेट्स के ऊपर प्लेट, तो प्लेट्स का जो नीचे का जो शेप होता है जिसके प्लेट रहता है वो एक दूसरे में धस जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉन अपेरेसिव रीजन और एक अपेरेसिव। ठीक है, एक क्या होता है आपका नॉन अपेरेस रीजन होता है और एक अपेरेस रीजन होता है। ठीक है, नॉन अपेरेस और अपेरेस रीजन किस में हुआ आपका, ग्रेनम में। ठीक है, ग्रेनम में होता है। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों में, दोनों इसमें होती है। किसमें, आपका जो ग्रेना होता है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में आपका फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्रेना होती है वो सिक्कों की ढेर होती है और वो एक दूसरे में धसी हुई होती है। जो धसा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं अप्रेस रीजन, और जो बाहर का होता है, बाहर, उसको कहते हैं नॉन अप्रेस रीजन। ठीक है, इस तरह ये दोनों पार्टिसिपेट, जबकि स्ट्रोमा जो होता है वो डार्क रिएक्शन में काम करता है, और ये क्या होता है, इसे जर्नल लेमेला भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है फोटो सिस्टम केवल कौन सा पार्ट करता है, फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है। अब जो आपका लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन आपका किसमें हुआ, ग्रेनल और स्ट्रोमा लेमेला दोनों में ही होती है। तो इसमें जो ग्रेनल में होती है उसमें फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक्टिविटी होती है। जबकि स्ट्रोमा में होने वाले क्या है, साइक्लिक स्ट्रोमा। ठीक है, समझ आया कि जो स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में आपका कौन करता है, स्ट्रोमा करता है। और इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, ये 2 नहीं करता, ओनली एक ही सिस्टम इसे पार्टिसिपेट करता है, और ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक्टिविटी होती है। जबकि ग्रेना में जो एक्टिविटी होती है वो लाइट रिएक्शन में होती है, उसमें आपके दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, क्योंकि ग्रेना का क्या होता है, अप्रेस रीजन और नॉन अप्रेस रीजन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। और इनका जो साइक्लिक होता है वो नॉन साइक्लिक फोटो रिस्पिरेशन, हाँ, फोटो फास्फोरिलेशन ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, समझ आया कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, किसने, आपका सबसे पहले क्या हुआ, शिम्पर ने इसको डिस्कवर किया, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डाइमॉर्फिक भी होता है, पॉलीमॉर्फिक भी होता है। डाइमॉर्फिक जो होता है वो स्पेशली C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट में भी आपका फर्दर 2 रीजन में रहता है, मेसोफिल में रहता है और बंडल शीट में रहता है। और आपका पॉलीमॉर्फिक यानी कि ये मोस्टली ग्रीन एल्गा होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक यानी कि इसमें शेप डिफरेंट होता है, किसी में सी शेप होता है, किसी में रिबस, जैसे कि क्लोरेला सी शेप और आपका स्पाइरोगायरा रिबस शेप। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डबल लेयर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें सब्सटेंस जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। सिक्कों के जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, वो और ग्रेना भी होती है। ठीक है, स्ट्रोमा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, थैलेकॉइड होती है। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ स्टोमा थैलेकॉइड होती है। स्टोमा जो होती है, स्टोमा जो लैमेला होती है वो क्या होती है, क्वांटोसोम, उसमें 1 क्वांटोसोम जो होता है वो क्या होता है 230 क्लोरोप्लास्ट के बराबर होता है। क्वांटोसोम को किसने डिस्कवर किया था, पार्क एंड बिगन साइंटिस्ट ने किया था। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोफिल में ही आपके जाके क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या होती है, आपका क्वांटोसोम होता है। और स्ट्रोमा लेमेला की यूनिट क्या होती है, आपके थैलेकॉइड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें डार्क रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना में आपके लाइट रिएक्शन होती है जिसमें आपका फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो साइकिल होती है वो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की होती है, जबकि फास्फो
जबकि आपका जो स्ट्रोमा में होता है वो डार्क रिएक्शन होता है, और वो कैसी होती है, साइक्लिक होती है, और उसमें केवल फोटो सिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब इसके C4 प्लांट, C3 प्लांट, इन सब के बारे में, और फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, इन सब के बारे में वहाँ फिर से हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम जो है इसको डिस्कवर किया था पैलिडे साइंटिस्ट ने। किसने, पैलिडे। तो इसको पैलिडे ग्रेनूस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिडे ग्रेनूस भी बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलर ऑर्गेनेल है। कोई आपसे पूछे कि स्मॉलर सेल ऑर्गेनेल, तो आप बोलोगे राइबोसोम। और अमेम्ब्रेनस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और आपका ये ऑर्गेनेल जो होता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल होता है, यानी कि जब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सेल विद इन सेल, तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और न्यूक्लियस है, क्योंकि इनकी खुद की, इनके पास क्या होते हैं, खुद का आरएनए, खुद का डीएनए भी होता है, मेम्ब्रेन भी होती है, और ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या ही बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सेल विथ इन सेल ऑर्गेनेल, जबकि ऑर्गेनेल विथ इन ऑर्गेनेल ये केवल राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को, अब राइबोसोम्स को जो है आपको, राइबोसोम्स क्या है, आरएनए भी है। ठीक है, तो इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आरएनए होता है। कौन सा होता है आपका, राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा पार्ट जो था, क्योंकि इसका नाम ही है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की तरह बिहेव करता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा होता है आपका, स्मॉल आर आरएनए। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है प्रोटीन का। प्रोटीन भी क्या होता है, आर प्रोटीन होता है, या फिर इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि हमारा राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया है, स्मॉलर सेल है आपका, और अब मेम्ब्रेनस है, और ये दोनों में ही मिलता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही ये मिलने वाला ऑर्गेनेल है, और इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को अपने आप में कंसिस्ट किए रहता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या है, आपका राइबोसोमल आरएनए है, और जबकि प्रोटीन जो है वो राइबोस प्रोटीन है, इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम, तो 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, 70S और 80S, ये 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जो 70S है, अब इसकी 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। स्मॉल और लार्ज ये दोनों जो होती है एसोसिएशन एंड डिस एसोसिएशन के पैटर्न पर फॉर्मेट होती है, जब इसमें मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब मैग्नीशियम आयन ज्यादा कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग पावर में होता है, तो एसोसिएट हो जाती है, यानी कि ये यूनिट आके ज्वाइंट कर जाती है। और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होता है तो डिसएसोसिएट हो जाती है, यानी कि 70 राइबोसोम है वो 70S है, तो 70S में क्या होगा आपका 30 और 50 या ऐसे जुड़ा रहेगा। तो ये एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन किसकी कंसंट्रेशन पर होता है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो एसोसिएशन की एक्टिविटी होती है, और लेस देन होता है तो डिसएसोसिएशन, यानी कि ये 2 यूनिट जो होती है, सब यूनिट और सब यूनिट जुड़ी होती है किसकी वजह से, मैग्नीशियम आयन की वजह से। समझ में आया, मैग्नीशियम आयन की वजह से ये ज्वाइंट होती है। ठीक है, आप देखो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में रहता है। प्रोकैरियोटिक में ये क्या होता है आपका, प्रोकैरियोटिक में ये 70S होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये 80S होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड रहता है। ठीक है, कैसे डिवाइड रहता है आपका, ये रहता है 70S आपके कितनी यूनिट में रहती है, 30S और 50S 2 यूनिट में होती है। अब इसमें जो 60-30 वाला है उसमें 60 स्टैंडर्ड राइबोसोमल आरएनए होता है, और आपका 5 सिंगल आरएनए, और आपका 23 इस तरह आपका 50 वाला जो है वो 23 + 5 रहता है, 30 वाला आपका 60 रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट आपका आरएनए यहाँ पे आके ऐड होते हैं। इसी तरह 80S जो कि यूकैरियोट सेल में फाउंडेड रहता है, वो 40 और 60 में
डिवाइड रहता है। जो 40s जो होता है वो 18 एस जो यूनिट हम लिखते हैं, एस लिखते हैं ना, हम बोलते हैं 70s 80s। अभी बताएंगे कि ये एस क्या होता है, ठीक है। तो आपका 80s ये क्या, राइबोसोमल आरएनए, और 5s राइबोसोमल आरएनए। ये आपका 60 का जो होता है, जिस तरह 30 का ओनली 60 और 50 का आपका 5 और 23 में डिवाइड रहता है, ऐसे आपका 40 का जो 18 एस आरएनए, जबकि 60 वाला जो होता है वो 5.8 और 28.5 एस आरएनए में डिवाइड रहता है। इस तरह ये 3 पार्ट में रहता है। तो इसे कह सकते हैं हम कि 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं और इसके 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या होता है, 80s का 70s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 80s का, ठीक है। समझ आया इतना? थोड़ा फास्ट हुआ है, मगर अभी हम रिकैप लेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एस है आपका 70s 80s लिखते, तो एस क्या होता है, एस आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, या इसे सबर्ग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -13 सेकेंड, ठीक है। और ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंसी क्या है कि मतलब इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी एंड साइज। किसकी डेंसिटी और साइज, राइबोसोम्स की। तो यहाँ पर आपका राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन अभी नहीं, वो टाइप ऑफ राइबोसोम और उसकी यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आया आपका जो फंक्शन होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पूरा जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिकैप लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवरी किसने किया है आपका शिम्पल, ठीक है। किचन ऑफ सेल कहते हैं, और ये 2 तरह का होता है, डाइमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मोस्टली आपका C4 प्लांट्स में रहता है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीन एल्गा में। और इसमें इसकी स्ट्रक्चर डबल लेयर्ड होती है, स्ट्रोमा ग्रेनम और आपका स्ट्रोमा, हाँ स्ट्रोमा ग्रेनम, और 70s राइबोसोम्स होता है, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इतना सब होता है। और आपको जो स्ट्रोमा की यूनिट होती है वो क्या होती है, थैलेकॉइड होती है। और जो स्ट्रोमा लेमेला होता है, 1 क्वांटासोम जो होता है वो 230 क्लोरोप्लास्ट के बराबर होता है। अब 1 क्वांटासोम क्या है, क्वांटासोम आपका फोटो सिंथेसिस जो उसकी फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, पार्क एंड बीगन ने, ठीक है। और अब इसमें डार्क रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन जो मोस्टली ग्रेना में होती है, ग्रेना क्योंकि सिक्कों का ढेर होता है, तो कुछ जो होते हैं उसमें एक दूसरे में धसे हुए होते हैं, धसे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, अप्रेस रीजन बोलते हैं। और अपन जो इसमें कुछ भी बाहर का होता है वो नॉन अप्रेस रीजन होता है। इन दोनों में ही आपका फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इस रिएक्शन को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जबकि आपको स्ट्रोमा में होने वाली डार्क रिएक्शन होती है, और इसमें आपका क्या करते हैं कि फोटो सिस्टम एक ही पार्टिसिपेट करता है, और इस रिएक्टिविटी को साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आया आपका राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी पैलेडे ने किया था, और इसलिए इसको पैलेडे ग्रेनुल्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, किसका, सेल का, ठीक है। स्मॉलर सेल ऑर्गेनेल है, अमेम्ब्रेनस है, और आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में 70s और 80s दोनों होता है, प्रोकैरियोटिक में ये 70s प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आया आपका कि जो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन आपका क्या होता है, उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या है आपका कि आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। और आपका प्रोटीन में क्या होता है कि आपका राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हमारा टाइप ऑफ राइबोसोम 70s और 80s, ठीक है। एस क्या है आपका, एस है आपका क्या है, एस आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये यूनिट है किसकी, राइबोसोम्स की। और एस
कोफिशिएंट को हम सेबर्ट यूनिट भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट डेंसिटी एंड शेप। ठीक है, ये क्या, ये यूनिट होती है किसकी? इनडायरेक्टली मेजर करने का डेंसिटी एंड शेप का। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपका 70s और 80s होता है, तो कैसे वो 70s और 80s होता है? तो देखो ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसके साइटोसॉल में रहता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि इसका ये अमेम्ब्रेनस है, तो ये साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल में पड़ा होता है, साइटोसॉल में पड़ा रहता है। और 30s और 50s होता है। 30s को भी फर्दर डिवाइड करते हैं हम 60s में, और फिर दूसरा जो 50 वाला है वो आपका 5s और 23s में। अब इसमें क्या होता है, जो साइटोसॉल में राइबोसोम्स होता है वो कैसे ऐसे रहता है, एक राइबोसोम से कई सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, बट जो आपका यूकैरियोटिक का होता है एस राइबोसोम, 80s राइबोसोम, ये भी ऐसे फर्दर डिवाइड रहता है 40s और 60s में। 40 वाला आपका होता है 80s आरएनए, और फिर 60 वाला जो होता है 5 आरएनए, 5.8 आरएनए और आपका 28.5 आरएनए में डिवाइड रहता है। और ये क्या होता है, ये मोनोसोम्स होता है, यानी कि एक राइबोसोम से केवल एक ही राइबोसोम जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है। ये यहाँ पर हुआ। और आपका जो यूकैरियोटिक है उसमें भी आपका क्या है, 80s है, कुछ में 70 और कुछ में 80। तो 70s किस में मिलता है? आपका एंडोप्लाज्म 70s माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में फाउंडेड रहता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस उसमें आपका क्या होता है, 70s होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आ रहा राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और उसके बाद वाले में हम न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए इसे, और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर वापस से देखिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये कौन सा पार्ट था, सेल का पार्ट 7 था। ठीक है, सेल 1 में हमने क्या किया है, पार्ट 1 में हमने सेल डिस्कवरी से रिलेटेड डिस्कशन किया है, सेल थ्योरी से किया है, और हमने क्या किया है कि फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा बताया कि इस तरह ऑर्गेनेल होते हैं, किस तरह आपका मतलब सेल में फंक्शन होते हैं, क्या आपका इम्पोर्टेंस होती है कि सेल बायोलॉजी को हम कैसे स्टडी करेंगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारी मेडिकल रेलिवेंट एंड आपका बायोटेक्नोलॉजी रेलिवेंट। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, ये सेकेंड पार्ट में हमने ऑर्गेनेल को स्टार्ट किया है, किसके बेस पर, आपके ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को विथ सिंपल फीचर, विथ फीचर्स आइडेंटिफाई किया है। और पार्ट 3 में हमने क्या किया है, आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया है। और पार्ट 4 में जो है वो आपका हमने क्या किया है कि आपका पार्ट 4 में हमने गोल्गी अप्रेंटिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया, और 6 में हमने लाइसोसोम किया है, और 7 में हमारा क्या आया है, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। अब नेक्स्ट में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, और इसके बाद जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन और आपका सेंट्रोसोम से 3-4 बचे हैं जो आपके नेक्स्ट एक वीडियो में कवर अप होंगे। तो आप पूरा देखिए, लिस्ट में आपको पार्ट 1 से पूरा आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो कहीं भी डाउट है थोड़ा सा देखिए, फिर इसके बाद उसको वापस से उस वीडियो को देख के अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करिए, और पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ों को समझने में आपको आसानी। एक बार पढ़ लेने से, एक बार बुक पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख लिया, काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और ये सब के लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, 11वीं में 12वीं में हो, इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तब हमारी ये स्टडी ही हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी काम आती है। कि हमने ऐसे बस ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा है, थोड़ा डीपली पढ़ा होता है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्या होता है कि उसे फेस करने के लिए हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि क्या, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हम फेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, नॉलेज तो होती है हमें, बट हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा
थोड़ा हिलमिलाया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बुक से पढ़ के बस पास होने का था, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आता है, यानी कि कहीं से बोले तो बुक से ही आता है, बट आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप आगे के फ्यूचर के प्रिपरेशन के लिए आपको 11th 12th बल्कि बोला तो जाए तो 8वीं से ही ज़्यादा करना चाहिए, मगर 10th तक 9th 10th में बच्चा जाके थोड़ा सीरियस होता है, और 11th 12th में वापस उसको क्या करना होता है, फोकस करना होता है अपने फ्यूचर के गोल पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके।